ये सुबह के 3 बजे थे। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कुछ साए आगे बढ़ रहे थे। वे साए इंसान थे, भारत के सबसे खतरनाक, सबसे प्रशिक्षित, सबसे खामोश योद्धा। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही काम था, मिशन को पूरा करना। और वो मिशन शुरू हुआ था एक हमले के बाद, एक ऐसा हमला जिसने पूरे देश को हिला दिया था। 18 सितंबर 2016, उरी, जम्मू और कश्मीर, सुबह के 5:30 बजे। ब्रिगेड मुख्यालय में सैनिक अभी अभी नींद से जागे ही थे कि चारों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। 4 आतंकवादी जो पाकिस्तान से सीमा पार करके आए थे, कैंप में घुस चुके थे। उन्होंने सो रहे सैनिकों पर ग्रेनेड फेंके, हर चीज को आग लगा दी। 3 घंटे की लड़ाई में 18 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। उस दिन पूरा भारत ठहर गया था। माओं ने दरवाजे बंद करके रोया, पत्नियों ने उन तस्वीरों को सीने से लगाया जो अब कभी घर वापस नहीं आएंगी। और सरकार ने एक फैसला लिया। लेकिन वो फैसला किसी टीवी चैनल पर नहीं आया, वो किसी अखबार में नहीं छपा। वो फैसला एक ऐसे कमरे में लिया गया जिसकी दीवारों के भी कान नहीं थे। उस कमरे में एक आदमी था, अजीत कुमार डोभाल, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक। एक ऐसा आदमी जिसने अपना पूरा जीवन उन लड़ाइयों को दिया जो कभी दिखाई नहीं देती, जिसने 7 साल पाकिस्तान में बिताए, एक पाकिस्तानी मुस्लिम बनकर, जो मिजोरम गया और उग्रवादियों के बीच रहा, जिसकी असली पहचान दुश्मन कभी जान नहीं पाया। उस दिन अजीत डोभाल खामोश थे, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वो मुलाकात सार्वजनिक नहीं थी। क्या बात हुई ये भी सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन उस मुलाकात से जो निकला वो एक सोचा समझा, ठंडे दिमाग से लिया गया जवाब था। एक ऐसा जवाब जो बोलेगा नहीं, सिर्फ करके दिखाएगा। भारत पहले भी आतंकवादी हमले झेल चुका था। संसद पर हमला, 26/11 मुंबई, पठानकोट। हर बार भारत ने शब्दों में जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र में भाषण, कूटनीतिक विरोध, निंदा प्रस्ताव। और हर बार पाकिस्तान मुस्कुराया और कहा, हमें कुछ नहीं पता, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। सेना के जनरलों को बुलाया गया, खुफिया एजेंसियों को जानकारी दी गई। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने वे नक्शे सामने रखे जो महीनों से तैयार हो रहे थे। उन नक्शों पर लॉन्च पैड चिन्हित थे, जहां से आतंकवादी भारत में घुसते थे, जहां उन्हें प्रशिक्षण मिलता था, जहां उन्हें हथियार दिए जाते थे। लेकिन सवाल ये था, जवाब कैसे दिया जाए? सीधी सैनिक कार्रवाई? वो युद्ध बन जाएगा। और दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं। हवाई हमला? वो भी बहुत शोर मचाएगा। तो फिर? तभी अजीत डोभाल ने एक विकल्प रखा जो वर्षों से तैयार था। स्पेशल फोर्सेस। जमीन पर जाओ, चुपचाप जाओ, काम करो, वापस आ जाओ और दुनिया को पता भी न चले। पैरा SF, पैरा स्पेशल फोर्सेस, भारतीय सेना की सबसे गुप्त, सबसे घातक इकाई। 9 पैरा SF, 1 पैरा SF। इन सैनिकों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जो सुनने में किसी कहानी जैसी लगती है। पानी में, जंगलों में, रेगिस्तान में, पहाड़ों पर, हर जगह लड़ना, हर स्थिति में जीना, हर मिशन में अदृश्य रहना। उनकी तैयारी शुरू हुई। उधर पाकिस्तान क्या कर रहा था? वही जो वो हमेशा करता है, हमले से इनकार, भारत के खिलाफ कड़े बयान और अपने मीडिया में ये दिखाना कि भारत डर गया है। बड़े बड़े विश्लेषक पाकिस्तानी चैनलों पर आए और बोले, भारत कुछ नहीं कर सकता, पहले भी नहीं किया, अब भी नहीं करेगा। उन्हें नहीं पता था कि उसी समय दिल्ली में खामोशी थी, तूफान से पहले वाली खामोशी। 27 सितंबर की शाम, नई दिल्ली, साउथ ब्लॉक के किसी कमरे में सब कुछ आखिरी बार जांचा गया। खुफिया जानकारी, क्या लॉन्च पैड कभी भी सक्रिय है? क्या वहां आतंकवादी हैं? जवाब था हाँ। मौसम कैसा रहेगा? बादल छाए रहेंगे जो मदद करेंगे। और फिर प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दे दी। रात उतरने लगी। नियंत्रण रेखा के पास भारतीय क्षेत्र में सैनिक अपनी जगह पर पहुंच चुके थे। उनके पास थे सबसे हल्के, सबसे घातक हथियार, नाइट विजन गॉगल्स, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन उपकरण और एक उद्देश्य जिसे वो घर से निकलते समय अपने दिल में लेकर आए थे। करीब आधी रात के बाद उन्होंने नियंत्रण रेखा पार कर ली। ये वो पल था जो भारत के इतिहास में पहले कभी इस तरह नहीं आया था। पहली बार आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में घुसकर आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। ये कोई कूटनीतिक विरोध नहीं था, ये संयुक्त राष्ट्र में दिया गया बयान नहीं था, ये एक जवाब था, जमीन पर खड़े होकर दुश्मन की आंखों में देख कर दिया गया। ऑपरेशन शुरू हुआ। सैनिक आगे बढ़ते रहे, पहाड़ियों के पीछे छिपते हुए, घने अंधेरे में। नाइट विजन की हरी रोशनी में दुनिया दिखाई दे रही थी, लेकिन दुनिया उन्हें नहीं देख सकती थी। पहला लॉन्च पैड, वहां आतंकवादी थे। वे तैयार नहीं थे। जो सो रहे थे वो हमेशा के लिए सो गए। जो भागे उन्हें मौका नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में वो कैंप साफ हो गया। दूसरा निशाना,
तीसरा, चौथा, 7 लॉन्च पैड। नियंत्रण रेखा से 2 से 3 किलोमीटर अंदर जाकर हर एक को निशाना बनाया गया। कहा जाता है कि उस रात 35 से 50 से अधिक आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तानी सेना की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। और फिर वे साए वापस आ गए। सुबह हुई, भारतीय सैनिक सभी वापस लौट आए थे। न कोई शहीद हुआ, न कोई दुश्मन के हाथ लगा। 28 सितंबर 2016 सुबह करीब 10 बजे सेना के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। उन्होंने बस इतना कहा, भारतीय सेना ने पिछली रात नियंत्रण रेखा पार करके सर्जिकल स्ट्राइक की है। आतंकवादी लॉन्च पैड को निशाना बनाया गया, ऑपरेशन सफल रहा। बस इतना ही। पूरे देश में क्या हुआ इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उरी के शहीद सैनिकों की माएं, जिन्हें लगा था कि उनके बेटों का बदला नहीं लिया जाएगा, उन्होंने आसमान की ओर देखा। वो पत्नियां जो अब विधवा थीं, उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति आ गई, वो शांति जो न्याय मिलने के बाद आती है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या कहा? पाकिस्तान ने कहा कुछ हुआ ही नहीं, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, भारत झूठ बोल रहा है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने कहा कि ये सिर्फ सामान्य गोलीबारी थी। पाकिस्तानी मीडिया में घंटों बहस हुई। कुछ ने कहा हाँ कुछ तो हुआ है, कुछ ने कहा नहीं भारत प्रचार कर रहा है। और यही असली मास्टर स्ट्रोक था। जब पाकिस्तान ये मानने से इनकार कर रहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, तो वो अपने लोगों को ये नहीं बता सकता था कि उसके आतंकी कैंप नष्ट हो गए हैं। वो ये भी नहीं कह सकता था कि भारत उसकी जमीन पर घुसकर ऑपरेशन कर गया, क्योंकि मानना मतलब उपमान और इनकार करना मतलब दुनिया को कोई जवाब न देना। ये एक जाल था और पाकिस्तान उसमें फंस चुका था। अजीत डोभाल ने इस ऑपरेशन को इसी सोच के साथ डिजाइन किया था। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक मास्टरपीस था। संदेश देना, लेकिन ऐसे देना कि दुश्मन चाहकर भी जवाब न दे सके। दुनिया के देशों ने क्या कहा? अमेरिका ने कहा भारत को आत्मसंरक्षण का अधिकार है। चीन ने कहा दोनों देश संयम बरतें। रूस ने कहा बातचीत से समाधान निकले। यानी कोई निंदा नहीं, कोई भारत के खिलाफ नहीं आया। दुनिया समझ गई थी भारत ने जो किया वो अपने सैनिकों के खून का हिसाब था, और पाकिस्तान अकेला खड़ा रह गया। अब सोचिए इस पूरी घटना में कितने लोगों ने कितना काम किया। वे खुफिया अधिकारी जिन्होंने महीनों पहले उन लॉन्च पैड की जानकारी जुटाई, वे सैटेलाइट विश्लेषक जिन्होंने हर तस्वीर को देखकर हर लक्ष्य को चिन्हित किया, वे पैरा एसएफ सैनिक जिन्होंने रात में दुश्मन की जमीन पर कदम रखा बिना किसी डर के, वे पायलट और हेलीकॉप्टर क्रू जो तैयार थे, वे डॉक्टर जो तैयार थे अगर कोई घायल लौटे। ये सिर्फ एक रात का ऑपरेशन नहीं था, ये पूरे सिस्टम की जीत थी। और इस सिस्टम के पीछे वो एक खामोश आदमी, अजीत डोभाल, जिसने कभी इंटरव्यू नहीं दिया, जिसकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, जो उस दिन भी किसी चैनल पर नहीं आया जब पूरा देश जश्न मना रहा था। वो अपने काम में लगा रहा। यही एक सच्चे पत्रभक्त की पहचान है, जो तालियां सुनने के लिए काम नहीं करता, जिसे नाम या शोहरत की परवाह नहीं होती, जो बस अपना काम करता है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उरी के बाद भारत बदल चुका था। वो भारत जो दशकों तक हमले सहता रहा और कूटनीतिक विरोध करता रहा, अब वैसा नहीं था। अब एक नई नीति थी, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजिक पोस्टर, यानी अगर दुश्मन हमला करेगा तो जवाब उसी की जमीन पर जाकर दिया जाएगा। और इस नीति का अगला अध्याय आया 2.5 साल बाद। 14 फरवरी 2019, पुलवामा, सीआरपीएफ का काफिला, एक आत्मघाती हमला, 40 से अधिक जवान शहीद। फिर वही दर्द, फिर वही सवाल, अब क्या होगा? इस बार इंतजार कम था। 26 फरवरी 2019 सुबह करीब 3:30 बजे भारतीय वायुसेना की मिराज 2000 नियंत्रण रेखा पार कर गए। पाकिस्तान के बालाकोट में, जहां जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा प्रशिक्षण कैंप था, वहां बम गिरे, सटीक निशाने वाले हथियार, और वो कैंप खत्म। ये सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 था, लेकिन इस बार हवा में, इस बार पाकिस्तान की जमीन पर, इस बार एक नई भाषा में, F-16 और मिराज 2000 की भाषा में। और फिर अगले ही दिन पाकिस्तान ने जवाबी हमला करने की कोशिश की। भारतीय वायुसेना ने उन्हें रोक दिया। उस हवाई मुकाबले में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का MiG-21 बाइसन गिर गया। वे पाकिस्तान में जा गिरे, पकड़े गए। लेकिन जो हुआ दुनिया ने देखा। अभिनंदन ने सिर ऊंचा रखते हुए कहा, मैं आपको ये बताने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। 62 घंटे बाद पाकिस्तान ने उन्हें वापस भेज दिया, क्योंकि दुनिया का दबाव था, क्योंकि भारत ने कहा था अगर वे वापस नहीं आए तो परिणाम होंगे। अभिनंदन लौटे, भारत ने उन्हें वीर चक्र दिया। लेकिन सबसे बड़ा सबक ये था, पाकिस्तान पीछे हट गया। वो देश जो दशकों से मानता था कि भारत कुछ नहीं करेगा, अब समझ गया था भारत बदल चुका था। और ये बदलाव उरी से शुरू हुआ था। आज जब हम उस रात को याद करते हैं, 18 सितंबर की वो सुबह, वे 18 चेहरे याद आते हैं जिन्होंने वर्दी पहनी और शपथ ली और उसे निभाते हुए इस दुनिया से चले गए।
उनकी माएं आज भी उनकी तस्वीरें साफ करती हैं। उनकी पत्नियां अकेले बच्चों को पाल रही हैं। उनके बच्चे बिना पिता के बड़े हो रहे हैं। लेकिन उन सैनिकों का खून व्यर्थ नहीं गया। उस खून ने एक फैसला जगाया, उस फैसले ने एक ऑपरेशन बनाया, उस ऑपरेशन ने एक संदेश दिया, और उस संदेश ने उस देश को आवाज दी जो वर्षों से खामोश था। यही उरी की असली विरासत है। ये सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जो सोया हुआ था और फिर जाग गया, जो बोलता था और फिर करने लगा, जो डरता था और फिर डर दिखाने लगा। अजीत डोभाल ने एक बार कहा था, सुरक्षा मांगने से नहीं मिलती, सुरक्षा ताकत से मिलती है, और ताकत तब आती है जब दुश्मन को पता हो कि गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। उस रात 28 सितंबर की उस अंधेरी रात में वो कीमत वसूली गई, चुपचाप, बिना शोर किए, बिना किसी ढोल नगाड़े के। क्योंकि असली ताकत कभी चिल्लाती नहीं, वो बस आती है, करती है और चली जाती है। ठीक वैसे ही जैसे वे साए जो रात के अंधेरे में गए थे